वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आज हम डेरिवेशन देखने वाले हैं ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका जेईई मेंस और नीट में इसके फॉर्मूला, इसका जो हम यूज करेंगे, जो कंसेप्ट्स का, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर से आप मान के चलिए कि हर साल इससे क्वेश्चन आना तय होता है। तो हम और इस बात को भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि भैया कैपेसिटेंस जो होती है वो किन किन चीज पर डिपेंड करती है ना, कि मतलब किस किस चीज पर निर्भर करती है, ये भी डिस्कस करेंगे फॉर्मूला डिराइव करने के बाद। तो हम इसमें किसके भी बारे में फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। किसका डिराइव करने वाले हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि हमारे पास क्या होगा, पैरेलल मतलब होता है समांतर, और प्लेट मतलब तो आप जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब हम समांतर क्रम में दो प्लेट रखे हैं, उससे जो कैपेसिटर बना है उसका द्वारा। ये देखो जैसे कि ये हमारे पास है ना, हमने दो प्लेट रख दी, ये रख दिया हमने दो प्लेट, समझना बात को। हमने दो प्लेट रख दी और ये दोनों कैसी हैं बच्चों? पैरेलल है। कैसी हैं? पैरेलल, यानी हम क्या बोल सकते हैं? समांतर हैं। अब यहां पे इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे वो पूरा डाल देंगे। क्या डालेंगे? फुल्ली फील्ड होगा ये, है ना। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाफ फील्ड में क्या होगा, और ये भी आता है कि फुली फील्ड में क्या होगा। तो यहां पर जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो फुली फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कि जब पूरी तरह से भरा हुआ होगा तो क्या होगा। पूरी तरह से हमारे पास इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। तो भैया पहले हम एक काम करिए ना भैया, आप पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम को समझा दीजिए थोड़ा सा कि वो क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वह एक ऐसा माध्यम होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसा माध्यम होता है जहां धारा प्रवाहित नहीं करती, यानी करंट फ्लो नहीं करती है, बट द इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि इट इज द मीडियम, it is the medium in which current does not flow। क्या बोला हमने? कि यह डाइलेक्ट्रिक माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है, इसे हिंदी से बोलते हैं परावैद्युत माध्यम। तो परावैद्युत माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इट इज द मीडियम इन विच द करंट डज नॉट फ्लो बट करके लिखिएगा, बट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एग्जिस्ट। लेकिन जो विद्युतीय प्रभाव होता है वह होता है इसमें, है ना। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एग्जिस्ट, बट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एग्जिस्ट यानी कि जो हमारे पास विद्युतीय प्रभाव होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, वह होता है। समझ गया बात को? इसके एग्जांपल हो गया पेपर, वैक्स, ये सब हो गए, है ना। तो पेपर, वैक्स एग्जांपल याद रखेंगे आप लोग। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। अब भैया डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होते हैं हमारे पास बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पोलर होता है और एक होता है नॉन पोलर। पोलर जो होता है उसे बोलते हैं ध्रुवीय, और नॉन पोलर को बोलते हैं गैर ध्रुवीय। तो पोलर में क्या होता है हमारे पास, जो डाइपोल मूवमेंट होता है, आप केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, वो जीरो होता है, और इसमें डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे आपको याद रखने हैं, H2O हो गया और HCl जो आपकी बुक में है। इसमें हमारे पास O2 हो गया, H2 हो गया और N2 हो गया और CO2 हो गया। तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। मे भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ले पोलर और नॉन पोलर के एग्जांपल्स। तो आपने देख लिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अपना कुछ ना कुछ कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जिसे हम परावैद्युत क्वथनांक बोलते हैं। जो कैपिटल K से डिनोट कर रहे थे अभी तक हम, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए अब सवाल करते हैं, अपना मेन जो हमारा उद्देश्य था इस लेक्चर का, कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगी और उनके बीच में हम पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भर देंगे। उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मान लेते हैं जो कांस्टेंट है वो K है। क्या है हमारे पास बच्चों? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। परावैद्युत माध्यम का हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो क्या है बच्चों? K है।
तो अब हम इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आप सभी लोग स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को देखते जाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, हम सबसे पहले इस प्लेट का नाम x दे दिए और इस प्लेट का नाम y दे दिए। अब करना क्या है, अपने को जो करेंगे वही लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब करना क्या, स्टेप याद रखना, पहले हमने नेम दे दी, नेमिंग कर दी, और इसका जो एरिया होगा इस वाली प्लेट का, उसका भी एरिया ए होगा और इस वाली प्लेट का भी एरिया ए होगा, और जो इन दोनों जने के बीच में दूरी होगी उसकी डिस्टेंस अपन डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस डी बोल दिए हैं। इसकी प्लेट की भी एरिया ए है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल ए है, और दोनों जने के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, डी है। अब आपको क्या करना है कि एक्स वाली प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए अंदर साइड। हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज भैया दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब आपको भी पता है, जब हमने प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा था, हमने बोला था कि जब कभी भी किसी भी एक कंडक्टर में चार्ज होगा, जब दूसरे के पास चार्ज लेकर के आते हैं तो उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है, और जिस सिरे को उसके पास लेकर के आते हैं उसमें अपोजिट होता है, लेकिन वो न्यूट्रल रहना चाहिए। ये आप जब पढ़े थे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंडक्शन वाला, याद करो ये वाला, कि जब हमने वहां पे पढ़ा था, ये लेकर के आए थे, अगर प्लस था तो यहाँ माइनस जनरेट हुआ था, और क्योंकि इसके पास ला रहे थे तो माइनस जनरेट हुआ था, और जितने माइनस जनरेट हुए थे उतने ही क्या जनरेट हुए थे, प्लस जनरेट हुए थे, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। सेम यहाँ पर भी क्या हुआ है, हमने इसको एक्स दिया, एक्स प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो यहाँ अपने आप नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा बच्चों। अब चूंकि प्लेट को न्यूट्रल रहना है, इसलिए जब यहां नेगेटिव जनरेट हुआ है उतने ही यहां क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज भी हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। तो क्या क्या स्टेप हमने देखा, हमने अभी तक क्या क्या किया, दो हमने प्लेट ली, एक का नाम x, एक का नाम y, दोनों की एरिया a की, डिस्टेंस d करी, एक को प्लस दिया तो अपने आप दूसरे पे माइनस जनरेट हो गया, और उसके बाहर साइड हमारे पास प्लस जनरेट हो गया। अब इसको बच्चों ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, अर्थिंग कर दो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम पढ़ रहे थे, अगर ये जैसे मान लो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी, अगर ये नेगेटिव 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 कंडक्टर है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया हमने, तो क्या होता था कि ये न्यूट्रल हो जाता था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले जाते थे, और इसका जो V बराबर होता था, पोटेंशियल जीरो हो जाता था। जब भी हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, इसको जीरो करना होता है अपने को, यानी इसके चार्ज को जीरो करना होता है, तो चार्ज कभी अंदर चला जाता है, कभी बाहर आ जाता है। तो यहां पे ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, हमने यहां तक क्या क्या किया। चलिए इसको लिख लेते हैं, जितना अभी तक हम लोगों ने किया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टेक टू हम लोगों ने क्या किया है, दो प्लेट ली हैं, टेक टू पैरेलल प्लेट x and y having area A and distance between them is d। माना कि हमने क्या लिया है, दो समांतर प्लेट ली हैं, एक का नाम x है और दूसरे का नाम y है, और दोनों का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, a है, और दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, d है ना। ये हो गया। फिर क्या करें हम, फिर क्या किए, गिव द पॉजिटिव q चार्ज टू x प्लेट। अब हमने क्या किया है कि x प्लेट को एक धनात्मक आवेश दीजिए, पॉजिटिव चार्ज हमने दिया। व्हेन गिव द पॉजिटिव q चार्ज टू द x प्लेट, है ना। जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, देन माइनस q विल बी इंड्यूस्ड इनसाइड y प्लेट। तो क्या देखा आपने बच्चों कि जब आपने इसको x वाली प्लेट को अंदर साइड पॉजिटिव चार्ज दिया, तो y वाले में क्या हुआ, माइनस q चार्ज उत्पन्न हो गया। प्रेरण, ये क्यों उत्पन्न हुआ, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी इंडक्शन के द्वारा, है ना। तो इंडक्शन के द्वारा हमने प्लस q चार्ज दिया, इसमें माइनस चार्ज जनरेट हो गया, एंड इक्वली
प्लस क्यू चार्ज्ड generated outside the y plate, outside the y plate। यहां तक आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हूं मैं, लिखा हूं कि x वाली प्लेट में हमने क्या किया और y वाली प्लेट में हमने क्या किया। x वाली को चार्ज दिया, y वाले में अंदर साइड उत्पन्न हो गया, और जितना अंदर उत्पन्न हुआ है उतना ही बाहर साइड अपने आप उत्पन्न हो गया। फिर अर्थिंग कर दी तो बाहर वाले का पोटेंशियल 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें? हमें क्या निकालना है बच्चों? कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है इसमें? कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास रखे रहते हैं और उनको यदि हम पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर देते हैं तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पे C की वैल्यू निकालनी है कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालें? तो चलिए पहले क्या करते हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। तो उसके लिए आप एक पॉइंट एज्यूम करिए, यहां पे आप एक P पॉइंट एज्यूम करिए, है ना। अब खुद बताना तुम लोग मेरे को, कितने, जैसे एक सरफेस में यहां पे प्लस चार्ज है और इस वाली सरफेस में अंदर साइड माइनस चार्ज है, लेकिन ये क्या बाहर साइड प्लस वाला चार्ज बचा? नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमने इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो माइनस वाले चार्ज आ जाएंगे और इसे न्यूट्रल कर देंगे। तो बाहर वाली प्लेट तो खत्म हो गई, यानी कि अंदर वाली का, ये वाले का पॉजिटिव बचा और ये वाली का नेगेटिव बचा। तो तुम लोगों ने ये, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर अगर हम इस वाली प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये पॉजिटिव है और जो भी पॉइंट एज्यूम करते हैं वो पॉजिटिव होता है, तो रिपल्सन होगा। तो इसका मतलब इधर साइड इस पे आ गया EX, यानी X की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर आया वो इधर साइड आएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? फिर अगर हम Y वाली प्लेट के द्वारा देखेंगे तो इसमें माइनस चार्ज है और ये प्लस है, तो वैसे भी इनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा, तो EY भी इधर ही साइड आएगा। ये बात भी समझ में आती है कि नहीं आती है? X वाला पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के द्वारा रिपल्सन, ये माइनस वाला अट्रैक्टिव था तो अट्रैक्ट कर लिया उसे, तो EX और EY दोनों उधर ही साइड आ गए। अब बताते हैं, और जो अगर हमें E टोटल निकालना होगा बच्चों, तो E टोटल में हम क्या करेंगे? EX प्लस EY कर देंगे। तो अब EX और EY का मान निकालते हैं, चलिए, है ना। तो यहां पे इसको करते हैं अपन, EX और EY का मान निकालते हैं। तो उसको निकालने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 किया था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 11, जिस बच्चे ने नहीं किया है जाके कर लेगा, उसमें हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 11 में कि जो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट होती है बच्चों, उसके द्वारा जो हमारे पास R दूरी पर, जो यहाँ पे हमारे पास अगर ये सिग्मा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। किसी भी दूरी पर अगर हम निकाल रहे थे वो कितना आ रहा था हमारे पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के द्वारा कितना आंसर आ रहा था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लस क्यू चार्ज दिए हैं तो इसका प्लस सिग्मा होगा, और अगर माइनस क्यू चार्ज दिए हैं तो इसका माइनस सिग्मा होगा। क्या होगा? इसका प्लस सिग्मा होगा, और इसका क्या होगा हमारे पास? अगर प्लस क्यू चार्ज दिए हैं तो प्लस सिग्मा, और इसका जो होगा हमारे पास वो माइनस सिग्मा होगा अंदर साइड की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था बच्चों, ये देखना आप लेक्चर में होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसके द्वारा यहां पे देखो, यहां इस वाले में बताओ ना यार, इस वाले में हमारे पास इस वाली x, ये अंदर साइड पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EX इधर लग रहा है। तो यहां पे लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x प्लेट, तो हमारे पास कितनी आएगी? EX बराबर आएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी इधर साइड। ये बात समझ में आती कि नहीं आती है? बहुत इजी था, कुछ नहीं किया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया हूं, और एक इनफाइनाइट, ये एक प्लेट ही समझो इसको, और प्लेट के द्वारा हमने पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर हम बात करें, अगर अच्छा एक बात और ध्यान दो बच्चों, क्या होता है? एक्स प्लेट पर लगने वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन जब हम इनफाइनाइट लॉन्ग शीट पढ़े थे तो वहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो हम लोग जानते हैं भैया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ हमारे पास k का मल्टीप्लाई रहता है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का k है तो ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ k का केवल और केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Y प्लेट,
और वाई प्लेट के द्वारा जो होगा यहाँ पे ई वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे के, और ये भी इधर ही साइड होगा। बोलो सेम होगा दोनों की? नहीं होगा। इसके द्वारा इधर साइड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और इस वाले के द्वारा हमारे पास इधर ही साइड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू के। जब कभी भी हम डायरेक्शन बता करके लिखते हैं तो हम माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, लेकिन जब हम पोटेंशियल लिख रहे थे तो माइनस प्लस लिखते हैं तो जीरो हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो पेपर वाला आपसे यह भी पूछ सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी की वैल्यू निकालो। हो सकता है ये पूछ ले कि अंदर साइड कोई पी पॉइंट है, उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए और इसको सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए। हम अगर टोटल निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो ई टोटल जो आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो यहां से आएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या आ गई बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो अगर यहीं तक पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो यहां रुक जाएंगे, लेकिन बच्चों हमसे क्या पूछा, यहाँ सी की वैल्यू पूछी है, मतलब हमसे संधारित्र की वैल्यू पूछी है कि जब कभी भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उनके बीच में अगर हम पूरा अगर उनके बीच में हम पूरा भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो सी की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे हमसे सी की वैल्यू पूछा है तो सी की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो निकाल ली है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या कितनी, ई वाई भी इधर ही साइड है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गई ई एक्स प्लस ई वाई, जिसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाए आपके पास ना, तो आप क्या करना है, याद करो वो जमाना जब मैंने बताया था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में एक रिलेशन होता है। याद हो तुम लोग को, E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर कराया था। फिर मैंने बोला था कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, E और इसको डीवी की जगह V और R, तो V बराबर ई आर भी लिख सकते हैं। बोलो ये करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं। R जो होती है वो क्या होती है, बोलो डिस्टेंस होती है उन दोनों जने के बीच में। यहाँ डिस्टेंस कितनी है, D है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू ED के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बोलो ये फॉर्मूला याद यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें भैया क्या निकालना है, C की वैल्यू निकालनी है, और C की वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर क्या होता है, CV होता है। C की वैल्यू निकालना है यदि हमें, तो V की वैल्यू पता होना चाहिए, और V की वैल्यू पता होने चाहिए तो V बराबर ED होता है। तो V की वैल्यू पता होने से पहले E की वैल्यू पता करना था, इसीलिए सबसे पहले हमने E की वैल्यू निकाले। अब जब E की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जब V की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, C निकाल लेंगे। तो V बराबर ED है, तो V बराबर ED होता है, तो V बराबर E की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और इधर साइड हमारे पास क्या आ गया, D की वैल्यू क्या आ गई, D डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड हमारे पास जो E टोटल आया था ना बच्चों, E टोटल आया था हमारे पास जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, उसको थर्ड इक्वेशन बोल देना, और इसको बोल देना हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। V की वैल्यू, हमें C की वैल्यू निकालनी है ना। सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है हमारे पास CV। क्या होता है बच्चों, Q बराबर क्या होता है हमारे पास, C इंटू V होता है। Q बराबर क्या होता है हमारे पास, C इंटू V। तो अगर हमें Q बराबर C इंटू V पता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Q बराबर हमारे पास C इंटू V होता है, तो V की वैल्यू पुट इक्वेशन 4 है ना, तो पुट कर दीजिए, C की जगह C रहने दीजिए, V की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू D। अब C की वैल्यू हमें निकालना है तो बाकी टर्म को इधर भेज दिए, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू के को इधर भेज दिया, तो Q एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और D को इधर डिवाइड में भेज दिया, D और सिग्मा को भी भेज दिया, इधर से हमारे पास इधर आ गया C। ये देखो C का वैल्यू आ गई, यही हमें पेपर में निकालना था। लेकिन भैया मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और इसे एक्सपेंड कीजिए। चलिए करते हैं, एक्सपांड करते हैं थोड़ा सा, आपको अच्छा भी तो लगना चाहिए। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमारे पास, आप जानते हो सिग्मा का मतलब वी नो सिग्मा। सिग्मा हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि चार्ज अपॉन एरिया होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद हो किसी को, पृष्ठ में घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा था ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने पढ़ा था, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ऊपर साइड चार्ज आता है, नीचे क्या आता है, एरिया, यानी Q बाय एरिया।
तो सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q बाय एरिया। तो हमारे पास Q और एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q बाय एरिया इंटू D। Q से Q समाप्त हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D। ये आ गया हमारे पास C की वैल्यू। अब बच्चे ये कभी मत सोचना कि इस K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये K हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला है। यदि एयर होगा, इसको भी लिख लीजिएगा, यदि एयर होगा तो K बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो C बराबर हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये देखो ये आएगा आंसर। तो ये आ गया हमारे पास दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू। और इस फॉर्मूले को आपको इतना अच्छे से याद रखना है ताकि आप ये लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है ना, चालक की क्षमता किस किस चीज पर प्रवाहित होती है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला याद होगा तो आप लिख लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D, जहां पे K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो मैं समझाने के लिए आपको ये बताना चाहूंगा, इस जो हमने डेरिवेशन किया बच्चों, उसको मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूं कि करना क्या है स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप देखो, C की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या करना है, दिमाग में सोचो कि मैंने सोचा कैसे ये सब चीजें। तो C की वैल्यू हमें निकालनी है। हम जानते हैं जो जो फॉर्मूले पढ़े उनका इस्तेमाल करते हैं। C की वैल्यू निकालनी है तो भैया C की वैल्यू हमारे पास आई थी Q बराबर, जब हमने CV पढ़ा था, है ना, जब हमने पहला लेक्चर, मतलब जब हमने कैपेसिटेंस का पहला लेक्चर किया था, तो उसमें हमने देखा Q बराबर CV था। तो अगर मुझे C की वैल्यू निकालनी है, चार्ज तो पता है, C की वैल्यू हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो V की वैल्यू पहले पता करेंगे। अब V की वैल्यू पता करना है तो V बराबर W अपॉन Q होता है, KQ अपॉन R होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा वाला यूज करेंगे, V बराबर E इंटू D, जहां पे हमारे पास D भी आ जाए ना, क्योंकि D भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू E इंटू D। अब हमें V निकालना है, तो V निकाल, जैसे C निकालने के लिए V की जरूरत थी, तो V का फॉर्मूला ये आया। अब V निकालने के लिए E की जरूरत है, तो E निकालो सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें E टोटल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, E टोटल, जो कि EX प्लस EY के द्वारा आएगा। जब E मिल जाएगा तो E को पुट कर देंगे, अब जब E मिल जाएगा तो E को पुट कर देंगे तो V आ जाएगा, जब V मिल जाएगा तो V को इसको पुट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब छोटा सा एक पार्ट और देख लेते हैं फटाक से, कि जो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ना। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में आपसे कि जो हमारे पास कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी बोल दो या फिर कैपेसिटेंस बोल दो, कैपेसिटेंस होती है ऑफ कंडक्टर, है ना। तो ये बोल रहा है हमसे कि जो क्षमता होती है या फिर संधारित्र होता है, संधारिता होती है, वह किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो जब भी हमें निकालना होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एक, तो एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ा हमने, अभी हमने पढ़ा था ना कि A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, ये हमारा फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और K भी लिखे रहिए, क्योंकि K बराबर 1 होगा तब ये आंसर आता है। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आया था कैपेसिटेंस की, वो ये आया था A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D। अगर मान लो हावर में पूछेगा तो ये आंसर लिखना, लेकिन जनरल पूछेगा तो ये लिखना। तो अब देखो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले देखो एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। जब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो एरिया की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिख दोगे एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट बोल दो, या फिर क्या बोल दोगे, इसकी जगह लिख दो कंडक्टर। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ प्लेट और कंडक्टर में क्या होगा, इफ क्या लिखोगे इसमें कि एरिया, क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे आप कि कैपेसिटेंस जो होती है, इसको लिख देना अपनी भाषा में कि जो क्षेत्रफल होता है, चालक का क्षेत्रफल होता है, उस पर इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है, उस पर इसकी क्षमता निर्भर करती है, संधारिता निर्भर करती है। तो जो इसका क्षेत्रफल होता है चालक का, उस पर कैसे होती है, समानुपाती होती है। तो जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, समानुपाती, इसको बोलते हैं क्या, समानुपाती। तो इसको अपनी भाषा में लिखना कि जो संधारित्र, जो चालक का संधारित्र होता है वह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। कैपेसिटेंस इज, तुम इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इफ
इफ एरिया इंक्रीजेस, यदि एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो संधारित्रता का मान भी बढ़ता जाता है। इसको इंग्लिश से लिखना आप लोग प्रॉपर, है ना, ऐसे मत लिख देना बोर्ड परीक्षा में, नहीं तो नंबर ना मिलेगा। फिर डी के क्या है, डी के क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है, डी क्या है हमारे पास, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो इसमें क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट बोल दो या फिर कंडक्टर बोल दो। तो इसमें ये इसके क्या होगा, डिस्टेंस के हमारे पास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम सी को बढ़ाएंगे तो डी क्या होगा हमारे पास, घटेगा। या फिर ऐसा मत लिखना, ऐसा लिखना कि जब हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो क्या लिखोगे, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, दोनों चालकों के मध्य की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों चालकों के मध्य की दूरी को बढ़ाते हैं तो जो उनका संधारित्रता होती है वो क्या होती है, आपस में घटती जाती है। तीसरा क्या लिख दोगे आप, तीसरा क्या लिखोगे बताओ, सोचो। ये देखो हमारे पास तीसरा लिख देता हूं यहां फटाक से। तीसरा इस बात से आप समझो कि ये के क्या है, के हमारे एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, कभी चेंज नहीं होगा। 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऐसे कुछ होती है, देख लीजिएगा, है ना। तो लेकिन जो के की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। जब आप हवा डालते हो तो के बराबर 1 हो जाता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन क्या होता है, हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो मीडियम पर भी डिपेंड करता है हमारे पास, मीडियम बिटवीन कंडक्टर, है ना। तो यदि हम के मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। इफ के मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डीसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूज्ड, देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स। क्या लिख लिए हो आप, क्या लिख लोगे कि यदि हम के माध्यम का यूज करते हैं, के माध्यम का यूज मतलब कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज कर रहे हैं जिसका कांस्टेंट कितना है, के है, तो जो हमारा संधारित्र थी पहले इतना आंसर आ रहा था, के से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, 3 नंबर का आ सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा इस लेक्चर को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक।